हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 CS201 को। दिस इज़ योर स्टडीज़। पिछले 4 लेक्चर हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट से लेक्चर्स हैं और ये कोर्स इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे और जो रह जाएगी बाकी कसर वो आप प्रैक्टिकल से और ज़्यादा मज़ीद सीख जाएंगे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी जल्दी लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ शॉर्ट वर्ड्स बताए थे, शॉर्ट स्टेटमेंट्स बताई थी, जो कि किसी भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे कि INT जिसका मतलब होता है इंटीजर्स, लाइक, इफ, वाइल। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम से पहले मतलब लिखी जाती हैं, तो इन स्टेटमेंट को आज उनमें से एक स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और वो है इफ़ स्टेटमेंट। तो आज हम उस इफ़ स्टेटमेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि जब भी किसी प्रोग्राम ने डिसीजन मेकिंग करनी हो, उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं इफ़। इंग्लिश में इफ़ का मतलब होता है अगर। प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी इसे कुछ इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो तब आप क्या करोगे। तो ये होती है डिसीजंस के लिए। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस फंक्शन कंटिन्यूअसली। इसका मतलब कुछ इस तरह है कि जब तक हमारी इफ स्टेटमेंट ट्रू रहेगी तब तक वो फंक्शन या वो प्रोग्राम अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बनाता रहेगा। नॉर्मल अल्फाज में मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल देन वी कैन रन अ रेफ्रिजरेटर। इफ स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि अगर बिजली हुई देन आवर रेफ्रिजरेटर विल रन। मतलब तभी तो हमारा रेफ्रिजरेटर या जो हमारा डीप फ्रीजर या फ्रिज है तो ही तभी तो वो काम करेगा। और जब लाइट नहीं होगी तो हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं रहेगी। जब भी हम इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ स्टार्टिंग में, उसके बाद हम लोग ब्रेसेस यानी पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन, कि जो भी कोई कंडीशन है। मिसाल के तौर पर अगर बिजली हुई, अगर उसकी हाइट बड़ी हुई, तो ये जो है ये कंडीशन है। तो इफ़ के बाद जो कंडीशन होगी वो उन ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट और हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। फिर आप जितनी मर्जी चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक दफ़ा इफ़ कंडीशन पुट हो गई ना, तो उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखें, फिर सेमीकोलन लगाएं, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखें, फिर सेमीकोलन लगाएं एंड कंटिन्यूअसली यू विल वर्क अंटिल प्रोग्राम एंड्स। चलिए मैं आपको साथ साथ एक और लफ्ज़ भी बता देता हूँ जिसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है वो प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है यूजेस ऑफ स्पेस एंड टैब्स। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन होगा जिसके ऊपर एरोस आपस में क्रॉस हुए होंगे, या फिर स्पेस। तो ये इंडेंटेशन हम लोग तब यूज़ करते हैं ताकि हमें स्टेटमेंट का क्लियर समझ आ सके। फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग ऊपर इफ़ के बाद कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन के बाद जब हम लोग अपनी पहली स्टेटमेंट लिखते हैं तो इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, यानी टैब का बटन यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट हमें क्लियरली नज़र आ सके कि हाँ यार, सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद कंडीशन है और उसके बाद हमने टैब या स्पेसेस इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट को अलहदा किया हुआ है दूसरी स्टेटमेंट के साथ। और अगर मिसाल के तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम उनमें टैब्स इस्तेमाल करते रहेंगे। इस इंडेंटेशन के इस्तेमाल से हमें जो है वो प्रोग्राम देखने में और पढ़ने में आसानी होती है। और ये याद रखिएगा कि इंडेंटेशन की वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती, ना ही कोई लॉजिक वगैरह चेंज होता है, बल्कि ये तो हम लोग अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल। चलिए मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल हल करके बताता हूँ और वो ऐसे है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने 2 LED खरीदी और एक LED जो है वो मुझे थोड़ी महंगी पड़ी। तो उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले लिखेंगे कि हम इफ़, उसके बाद हमारे पास 2 LEDs हैं, LED 1 एंड LED 2। तो अगर एक LED की कीमत दूसरी LED की कीमत से ज़्यादा है तो तब वो प्रोग्राम अपनी क्या डिसीजन देगा, लेट्स सी। सबसे पहले आएगा इफ़, उसके बाद ब्रेसेस इस्तेमाल होंगी। ब्रेसेस के अंदर हम लोग कंडीशन यूज़ करेंगे और वो कंडीशन क्या है कि इफ़ LED 1 इज़ ग्रेटर देन, यानी LED 1 की प्राइस जो है वो ग्रेटर देन LED 2 से है, देन हमें आउटपुट दो कि LED 1 की प्राइस LED 2 से ज़्यादा है। आउटपुट हमें कैसे मिलती है, तो हम लोग आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स। LED 1 प्राइस इज मोर देन LED 2 सेमीकोलन, सिंपल। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट। एंड आल्सो रिमेंबर दैट थिंग दैट योर स्टेटमेंट विल बी इन द डबल कोटेशन मार्क। अब मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी जो है, मतलब एक LED की प्राइस दूसरी LED की प्राइस से ज़्यादा है,
तो इन चीज़ों के लिए मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन, इज़ इक्वल टू, इन तमाम के लिए जो हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, इन सब को इकट्ठा हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मैं कुछ आपको बताता चलता हूँ। ये सामने मैंने आपकी शो कर दिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है ग्रेटर दैन, उसके बाद आता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर उसके बाद आता है लेस दैन और इक्वल टू, और उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल टू। याद रखिएगा कि इक्वल टू और असाइनमेंट ऑर्डर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर सिंगल इक्वल टू है तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ उसके इक्वल है, बल्कि वो तो एक असाइनमेंट ऑर्डर था कि एक बाल्टी के अंदर जो है, एक बाल्टी को हमने वेरिएबल का नाम दे दिया था और उस बाल्टी के अंदर ये कुछ रखा हुआ है। ये हमें असाइनमेंट ऑर्डर बताता है। जबकि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं x डबल इक्वल्स टू 2, देन हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। 2 के बराबर कब है? जब हम लोग दोनों के दोनों इज इक्वल टू के साइन इकट्ठे लगाएंगे, तभी हमारे पास इज इक्वल टू आएगा। ये थोड़ा सा फर्क है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया इज इक्वल टू, और एक और सिंबल है, ये मैंने आपके सामने जो है वो इसे मार्क कर दिया है। इस सिंबल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज नॉट इक्वल टू के लिए। ये याद रखिएगा, इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू, ये सिंबल थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सब के सब वही है जो हमने पुराने यूज किए हुए हैं। याद रखिएगा, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का साइन, और नॉट इक्वल टू के लिए एक इक्वल टू और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट का कंसेप्ट देता हूँ। फ्लो चार्ट इस चीज़ को कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले ये करेगा, उसके बाद उसको उसके अंदर फिर जो है, मिसाल के तौर पर अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद फिर हम लोग जो है वो प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें डालनी है, और उसके बाद वो चीज़ जो है वो प्रोसेस होगी अनटिल हमें जो है वो फाइनली हमारी डिश मिल ना जाए। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ सिंबल होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं। ये सबसे पहला सिंबल स्टार्ट का सबसे पहले आता है सिंबल। स्टार्ट का सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से गोल सी बार बनेगी। उसके बाद प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल को। उसके बाद हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है फ्लो लाइन का। फ्लो लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो है प्रोग्राम वो इस लाइन की तरफ से दूसरी लाइन तक फ्लो कर रहा है, वो हम लोग एज अ एरो यूज़ करते हैं फ्लो लाइन के लिए। और लास्ट पे हमारे पास इसके अलावा हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूएशन मार्क। कंटिन्यूएशन मार्क का मतलब है कि एक चीज़ जो है वो जारी है, प्रोसेस अपना रिपीट कर रही है। कंटिन्यूएशन मार्क के लिए हम लोग एक छोटा सा सर्कल यूज़ करते हैं। और लास्ट पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिसीजंस के लिए, जैसा कि ये टॉपिक भी आज का हमारा डिसीजंस इफ स्टेटमेंट पे था, तो डिसीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो फ्लो चार्ट के अंदर जो हम डायग्राम इस्तेमाल करते हैं वो है डायमंड। तो हमेशा याद रखिएगा कि डायमंड के लिए हम लोग जो है वो डिसीजंस के लिए हम लोग डायमंड यूज़ करते हैं। इस फ्लो चार्ट की टेक्निक को हम लोग यूज़ करके हम लोग आसानी से ये अज्यूम कर सकते हैं, यानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है, कंडीशन को हम लोग ने जो है वो डायमंड के अंदर रख दिया और उसके साथ हम लोगों ने स्टेटमेंट लगा दी, इफ स्टेटमेंट, और वो जो लाइन है वो अपने फ्लो करेगी। मैंने बताया था कि फ्लो लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरो, तो हमने यूज़ किया एरो। और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था पहले भी आपको कि अगर एक चीज़ इस तरह है तो तभी, जब तक ये ट्रू रहेगी तो हमें इसे एग्जीक्यूट करते रहो। तो अगर फॉर एग्जांपल वो ट्रू है तो तभी हम लोग प्रोसेस करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो हमारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद लास्ट पे कंटिन्यूएशन मार्क, ब्लॉक या स्टॉप हम लोग यूज़ करेंगे, और हमारा इस तरह प्रोग्राम का एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह। और याद रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। राइट से लेफ़्ट कभी भी नहीं जाती, हमेशा ये मूव करती हैं लेफ्ट टू राइट। ये याद रखने वाली याद रखिएगा कि फ्लो लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हुए डायमंड के साथ, डायमंड के ऊपर हम लोग इफ लिखेंगे। इफ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि यार ये जो कंडीशन है, ये जो डायमंड है वो इफ स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, और इसी ने आगे से डिसीजंस बनानी है। कब डिसीजन बनाएगा?
जब तक वो प्रोसेस ट्रू रहेगा। चले, ये तो रहा इफ स्टेटमेंट तक। और अब अगर मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों के पास दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी आ गई हैं, इफ और एल्स की। इफ स्टेटमेंट हम कब लोग यूज करते हैं? अगर ऐसा हो तो तब हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताओ, वरना ये कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल देन प्रोसेस दिस प्रोग्राम, एल्स डू इट इन अनदर वे। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोग्राम उस प्रोसेस पर ट्रू उतर रहा है तो वो तो एग्जीक्यूट कर देगा, वरना अगर नहीं उतर रहा तो तब हम क्या यूज करेंगे? एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट तब इस्तेमाल होती है जब भी हमारी इफ स्टेटमेंट फेल हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी आ गई हैं तो तब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल कुछ इस तरह से है कि इफ अली हाइट इज 6 feet देन एंटर हिम इनटू द फुटबॉल टीम, अदरवाइज या एल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्स एंटर हिम इनटू द क्रिकेट टीम। अगर अली की हाइट जो है वो 6 feet है तो वो फुटबॉल टीम में शामिल कर दो, वरना जो है ये क्रिकेट टीम के लिए ही ठीक है। तो जब इस तरह की दो स्टेटमेंट इस्तेमाल हों, इफ और एल्स दोनों इकट्ठी आ जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स चाहिए होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो आज उन्हीं में से दो हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, और वो दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और। एंड और हम जो है तब यूज करते हैं जब इस तरह की दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास मौजूद हो जिनमें इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट दोनों आ जाएं, तब हम लोग ये दो यूज करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक ये चीज बता एंड कनेक्टिव्स और कनेक्टिव्स का सब मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि एंड का मतलब इंग्लिश में तो होता है और, उर्दू वाला और। तो इसके लिए हम लोग जो है वो प्रोग्राम के अंदर भी यही इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ हो रही है तो तब इसको प्रोसेस करो। और इसके साथ दूसरा कनेक्टिव्स है और का मतलब होता है या। तो इंग्लिश में हम इसे या बोलते हैं। तो अगर एक ये चीज़ हो रही है या फिर दूसरी चीज़ हो रही है इसके साथ, तब प्रोग्राम जो है वो कैसे प्रोसेस करेगा? तो ये दोनों की दोनों सिंपल एंड बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट्स हैं। एंड इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ ये वाली इस्तेमाल हो रही है और साथ में इसकी दूसरी वाली भी इस्तेमाल हो रही है। और स्टेटमेंट हम लोग तब यूज़ करते हैं कि एक चीज़ ये भी इस्तेमाल हो रही है, या अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये इस्तेमाल होगी। तो ये थे हमारे पास एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन दोनों के लिए हम लोग अलग-अलग अपने अपने सिंबल्स यूज़ करते हैं। एंड के लिए हम लोग कीबोर्ड पे ये इस तरह का कुछ सिंबल है, दो हम लोग एंड लिखते हैं, और के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दो वर्टिकल बार्स इकट्ठी है तो इनके दरमियान स्पेस नहीं होता, तो दोनों की दोनों वर्टिकल बार्स को इकट्ठा लिखेंगे। तो ये सिंबल्स आप देख लीजिएगा कि एंड के लिए ये ऊपर वाला सिंबल है और के लिए ये नीचे वाला। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल में शो करवा देता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इफ उसके बाद ए ग्रेटर देन का साइन, बी एंड हम लोग यूज करेंगे सिंबल, और उसके बाद सी इज ग्रेटर देन डी। तो कुछ इस तरह का इसका जो है वो स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे। और जब हम और स्टेटमेंट को लिखे तो उसके लिए नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर उसकी एज जो है वो 18 साल है, या अगर 18 साल नहीं है तो उसका जो हाइट है वो अगर 6 फीट है तो तब वो बास्केटबॉल टीम में आ सकता है। तो हम कुछ इस तरह से उसे लिखेंगे कि इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट, और साथ में जो है वो लिख लेंगे कि अगर उसकी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और या का सिंबल लगाएंगे, दो वर्टिकल बार्स, और हाइट लिख देंगे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 6 फीट। तो ये थे हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड। इनके सिंबल्स और लॉजिक आपने कंप्यूटर में लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कम से कम लिखने ज़रूर हैं अपने पास, ताकि ये चीज़ आपको याद रह सके। अगर इफ़ एल्स दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग इकट्ठा स्ट्रक्चर करें तो सबसे पहले आएगा इफ़, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद ब्रेसेस जो है पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद हम लोग स्टेटमेंट एक से ज़्यादा और सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम लिखेंगे एल्स। उसके बाद एल्स के बाद हम लोग जितनी स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 जैसे भी है, उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये
हमारे पास पूरा इफ एल्स का एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर हम इसे फ्लो चार्ट में देखें तो फ्लो चार्ट में कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा इफ, जो कि फ्लो लाइन है, एक हम लोगों ने कंडीशन लिख दी डायमंड के अंदर, उसके बाद हमने फ्लो लाइन लगा के उसे रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस करवाया। अगर वो प्रोसेस हुआ ठीक, नहीं तो एल्स वाली जो फ्लो लाइन है वो दोबारा से आएगी, उसके बाद दोबारा से उसे प्रोसेस करवाएगी, प्रोसेस करवाने के बाद उसे एंड तक ले जाएगी। और ये हमारा इस तरह इफ़ और एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और इस तरह हमारा एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस होगा और उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट ऑपरेटर, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। लास्ट ऑपरेटर है यूनरी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं, नॉट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और उसके साथ हम लोग इक्वल का साइन डालते हैं, नॉट इक्वल टू। और अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या फॉल्स नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नॉट का साइन और साथ ट्रू, तो वो बराबर होगा फॉल्स के। और इसी तरह हम लोग अगर एक नॉट फॉल्स, मतलब नॉट का सिंबल लगाया साथ में फॉल्स लगाया, मतलब कि अगर ये फॉल्स नहीं है देन इट विल बी ट्रू। तो ये सिंबल भी आपने याद करना है, इसे कहते हैं यूनिनरी नॉट ऑपरेटर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नॉट का सिंबल और उसके बाद LED1 प्राइस इज ग्रेटर देन LED2 प्राइस, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो आपको इस चीज़ से देखकर क्या लगता है कि इस पे क्या होना चाहिए? इफ के बाद मैंने लगाया इफ नॉट LED1 प्राइस इज ग्रेटर देन LED2। तो जाहिर सी बात है अगर LED1 की जो प्राइस है वो LED2 से ग्रेटर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि LED2 जो है वो महंगी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो LED2 की प्राइस है वो LED1 से कम है, यानी उसके बराबर नहीं है और उससे बड़ी भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्टेटमेंट जो है वो खुद से अंदाज़ा लगानी है और अपने दिमाग में ये सोच के रखनी है कि अगर एक चीज़ उसके बराबर भी नहीं है और उससे बड़ी भी नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई उससे छोटी ही होगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को जो है वो ध्यान से थोड़ा आहिस्ता से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। मोस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मैंने आपको समझाए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान में देखिएगा, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो ये पिछले वाली जो चीज़ें हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।